हेलो स्टूडेंट, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो आज डियर स्टूडेंट हम करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की बुक नंबर 1। चूँकि इस परीक्षा में केवल बुक 1 ही आ रही है और इस बुक 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों मैंने यहाँ पर एक साथ आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो। और अधिकतर प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आने वाले इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा गया पॉलिटिकल साइंस में उन लोगों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज का पहला प्रश्न, संविधान का क्या अर्थ है? जी हाँ, संविधान का क्या अर्थ है अथवा संविधान शब्द से आप क्या समझते हैं? संविधान की कोई एक परिभाषा दीजिए। जैसे दोस्तों हमें पता है कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान नियमों का एक संग्रह है, ठीक है, जिसमें राज्य के अधिकार या नागरिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य भी दिए गए होते हैं। तो नियमों के संग्रह हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण अगर बात करें दोस्तों तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ये इन सभी जो क्वेश्चंस के आंसर है दोस्तों वो मैंने पहले वीडियो में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये बस प्रश्न है जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपको काफ़ी मदद करेंगे आगामी परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3, लिखित संविधान किसे कहते हैं और अथवा अलिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित और अलिखित संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान है और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे पहले वीडियो में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। अगर हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता की बात करें दोस्तों तो आपको पता है एक एकल नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका, ठीक है, इस तरह से जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए 4 प्रमुख आदर्श बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए 4 प्रमुख आदर्श अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता, जी हाँ स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सब के हमारे प्रस्तावना में आदर्श हैं। प्रश्न नंबर 7, संविधान का निर्माण कब हुआ? संविधान का निर्माण कब हुआ अथवा संविधान के पूर्ण होने की अवधि क्या रही? संविधान का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 और पूर्ण होने की अवधि है 2 साल 11 महीने 18 दिन। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये सब आपको पता है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और इस बैठक की अध्यक्षता करते कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी होते हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो गया दोस्तों। इसके अलावा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे ये भी पूछा जा सकता है। तो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य प्रारूप समिति में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमें संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है अथवा किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमें संविधान सभा की यानी हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है अथवा किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के 2 स्रोत बताइए। अगर भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करें तो स्रोत तो बहुत अधिक हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। बाकी भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ठीक है, आयरलैंड, अन्य राष्ट्रों के संविधान से हमने अपने संविधान में बहुत से हस्तियों को शामिल किया है। अधिकार से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा प्रश्न नंबर 12, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31, यानी जैसे हम क्या कहते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, उसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। अब
31वां जो अनुच्छेद 31 में जो मौलिक अधिकार था दोस्तों, अब वो विधि अधिकार बन गया, यानी संपत्ति अधिकार क्या हो गया, अब विधिक अधिकार बन गया। अब ये विधिक अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300 का में, जी हाँ, अनुच्छेद 300 का में ये विधिक अधिकार में दे दिया गया क्या, संपत्ति का अधिकार। चलिए, अभी वर्तमान कुल कितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 6, और आर्टिकल 21 जो भी शामिल किया गया, 21 क्लॉज है, जिसे हम शिक्षा का मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर आपको बहुत जरूरी से पढ़ना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व क्या है अथवा इनकी उपयोगिता बताइए। प्रश्न नंबर 15, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात किया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वास्तव में हमारे मूल अधिकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के रिट जारी करते हैं। जी हाँ, रिट जारी करते हैं 5 प्रकार के, ठीक है। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रश्न हमारा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है, वो दोस्तों संसद कर सकती है। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके आधार पर करती है। तो अनुच्छेद 368 में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार किसके माध्यम से आया था दोस्तों, तो केशवानंद भारतीवाद जो था, केशवानंद भारतीवाद, जी हाँ, केशवानंद भारतीवाद में हमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिल गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार उल्लेखित है और कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों जो है मौलिक अधिकार दिया गया है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार है, और 36 से 51 तक दोस्तों है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, अनुच्छेद 17, ठीक है, समानता अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है, 18 उपाधियों का, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। तो ये अनुच्छेद 17, 14, 15, 16, 18 आपको पूर्ण तरीके से याद होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा रीट से आप क्या समझते हैं, रीट से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें, और इनसे बाहर आपके परीक्षा प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ये इसकी मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार के रीट को जारी किए जाने का अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों जो है कुल 5 प्रकार के रीट जारी करती है। इसमें आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षण रीट है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऐसे कुल प्रकार 5 रीट जारी करने का अधिकार। तो 5 रीट में से कम 2 रीट या 1 रीट जरूर आपकी परीक्षा में देखी मिलेगी दोस्तों। तो रीट जरूर से पढ़ लेना, उसे याद कर लेना। निर्वाचन से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्वाचन से आप क्या समझते हैं कि निर्वाचन क्या केवल लोकतंत्र में निर्वाचन संभव है या बिना लोकतंत्र के निर्वाचन भी संभव है, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के कार्य को उल्लेख कीजिए, यानी निर्वाचन आयोग जो कार्य क्या है इसके यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे चुनाव करवाना या चुनाव पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, इस प्रकार से कार्य पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संक्षेप में अर्थ लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। जैसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार है। उसके आधार पर उसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्थगित चुनाव से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा आम चुनाव, ठीक है दोस्तों, यहाँ आम चुनाव, स्थगित चुनाव और मध्यवर्ती चुनाव को भी आपको पता कर लेना है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा दोस्तों परिसीमन आयोग से क्वेश्चन पूछा था किससे दोस्तों, परिसीमन आयोग क्या है और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो परिसीमन आयोग के कार्य, नियुक्ति, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों का वर्णन कीजिए। तो कमियों से भी पूछा जा सकता है। भारत में प्रचलित 2 चुनाव प्रणालियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 28, राज्यसभा के निर्वाचन प्रणाली का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक मत प्रणाली के गुण, यानी सर्वाधिक मत प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों, ये भी जरूर पढ़ना। इसके अलावा कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका, विधानपालिका व न्यायपालिका क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं दोस्तों। कार्यपालिका किसे कहते हैं, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है, कानूनों का
लागू करना, विधानपालिका कानून निर्माण करती है, न्यायपालिका जो भी कानून का पालन नहीं करता उसे दंड प्रदान करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका अपनाई जाती है? तो आपको पता है कि दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रकार संसदीय कार्यपालिका है। ठीक उसी प्रकार संसदीय कार्यपालिका क्या अर्थ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, और सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिल रही है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कैबिनेट तथा मंत्रिपरिषद में क्या अंतर? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्य और प्रधानमंत्री नियुक्ति से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जहाँ प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न 35 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, ये कहाँ प्रचलित है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आएगा दोस्तों, ये जरूर पढ़ना आप। ये कहाँ प्रचलित है, इसके उद्देश्य और कार्य बताइए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल रूप से है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, कार्यपालिका किस प्रकार से विधानपालिका पर नियंत्रण रखती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका की शक्ति विधायिका में निहित रहती है और विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कार्यपालिका को नियंत्रण करना आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्ति, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया था उसकी शक्तियाँ, चाहे वो आपातकालीन शक्तियाँ हों, चाहे विधायी शक्तियाँ हों, चाहे वित्तीय शक्तियाँ हों, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, जो दोस्तों आने की संभावना है। 100% क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, शक्तियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे अथवा वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक इसी प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति अथवा वर्तमान राष्ट्रपति, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अथवा वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, इसके साथ साथ भारत के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। द्विसदनीय विधायिका से आप क्या समझते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने राज्यों में भी द्विसदनीय विधायिका है। तो ये दोस्तों आपको याद कर लेना है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। इसका उत्तर मेरे पिछले वीडियो में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। द्विसदनात्मक विधायक के गुण बताइए। प्रश्न नंबर 42, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं, और लोकसभा की विशेष शक्ति और राज्यसभा की विशेष शक्तियों को स्पष्ट करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रधानमंत्री नियुक्ति किस प्रकार होती है अथवा कौन करता है? ठीक है, क्या प्रधानमंत्री नियुक्ति करने वाले राष्ट्रपति हर है या अपने मुताबिक प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। विधायिका का क्या अर्थ है? ठीक है, इसके अलावा सरकार क्या है अथवा सरकार की क्या आवश्यकता है? यहाँ से प्रश्न, राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र और योग्यता से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के दोष और गुण बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भारतीय संसद की शक्तियों कार्य बताइए। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? प्रश्न नंबर 47, भारत में न्यायपालिका की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायपालिका हैं, कितने न्यायालय हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है, यहाँ को भी आपको पता है कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ये भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है अथवा जनहित याचिका क्या है? महाभियोग से आप क्या समझते हैं? न्यायिक समीक्षा और न्यायिक शीघ्रता क्या है? ये दोस्तों कुछ ये जो क्वेश्चन है ये इसे हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से जरूर से 2 या 3 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए, प्रश्न नंबर 48 है न्यायिक शीघ्रता। प्रश्न नंबर अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए क्या क्या अवस्थाएं की गई हैं, ये भी प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़ लें दोस्तों इसको। प्रश्न नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है अथवा स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? स्थानीय शासन आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 जो है दोस्तों 73 74 संशोधन, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है,
जिसे हम कहते हैं ना कि प्रबल संभावना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के है। भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन है और किस समिति के माध्यम से स्थानीय शासन की सिफारिश के आधार पर, यानी किस समिति की सिफारिश से भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की उस समय किसकी सरकार थी या किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में स्थानीय शासन की शुरुआत की गई है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है, कैसे स्पष्ट करें, या स्थानीय शासन का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 53, संविधान के 73वें संशोधन के पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच जो मुख्य भेद है वो समझाइए। प्रश्न नंबर 54, मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय, संविधान की संरचना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनर्वलोकन व स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं और समवर्ती सूची संविधान में किस संविधान से ली गई है, या यानी संविधान के जो स्रोत है वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। प्रश्न नंबर 55, राजनीतिक और आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की क्या विधि है। जैसे अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए गए हैं, यानी साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों के बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रश्न नंबर 56, संविधान के दर्शन का क्या आशय है और अथवा भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है। यहाँ आलोचना लिखा हो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये आलोचना है, आलोचना नहीं है, आलोचना क्यों की जाती है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बुक 1 से रिलेटेड हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, यानी मैं एक अपने शब्दों में कहूँ कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को तैयार कर लें, परीक्षा के जो भी दिन बचे हुए हैं, और अच्छे नंबर से पास हो जाइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको थोड़ा भी मदद मिली तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।